नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज के इस सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, और ईपीएस क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 3 टर्म्स को हमने डिटेल में समझा था और उसका यूजेस भी हमने देखा था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यूशन में है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे वाले वीडियो में आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट कैप के पास में एक एंटरप्राइज वैल्यू लिखा हुआ है। आखिर ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। चलिए इसको हम एक वेरी सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई घर है जिसकी आज कीमत 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए में वो घर आपने खरीद लिया है। जैसे आप घर के अंदर गए और उसकी तिजोरी खोली तो उसमें आपको 2 लाख रुपए मिल गए। 2 लाख रुपए मिलने के बाद आप बड़े खुश हुए कि मुझे तो ये घर 8 लाख रुपए में मिल गया। जैसे ही आपने तिजोरी के अंदर देखा तो आपको एक बैंक का स्टेटमेंट मिला और उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इस घर पर 4 लाख रुपए का होम लोन बकाया है। अब ये देखकर आप बड़ी नाखुश हुए कि मुझे यहाँ पर 4 लाख रुपए का होम लोन चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आपको धोखा हो सकता है। जिस प्रकार आपको इस घर को खरीदने पर धोखा हुआ, उसी प्रकार आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर भी धोखा हो सकता है, क्योंकि कंपनियों की मार्केट कैप अलग होती है और इंटरप्राइज वैल्यू अलग होती है। आपको हमेशा मार्केट कैप पर फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा इंटरप्राइज वैल्यू पर फोकस करना है, क्योंकि इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करती है तो भी वो कंपनी एंटरप्राइज वैल्यू देखती है, उसकी मार्केट कैप नहीं देखती। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो इस घर की कीमत है 10 लाख रुपए, वो इसका मार्केट कैप है, और इस घर के लिए जो आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा वो इसका इंटरप्राइज वैल्यू है। क्योंकि दोस्तों, आपने इस घर के लिए 10 लाख रुपए पहले पे कर दिए है, 2 लाख रुपए इस घर की तिजोरी में आपको मिल गए, तो आपको वो घर पड़ा 8 लाख रुपए में। फिर आपको पता चला कि इस घर पर 4 लाख रुपए का लोन है, तो एक्चुअल जो आपको इसका पेमेंट करना है वो 12 लाख रुपए हो गया। और दोस्तों, इसी एग्जाम्पल से आप इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार निकलेगा, तो यहाँ पर आपको मार्केट कैप लेना है, उसमें आपको डेट को ऐड कर देना है और उसमें से कैश को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार आपको इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ही ड्राइव होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ सकता है अगर कंपनी के पास कोई लोन हो, कोई कंपनी के पास कोई कैश हो। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रिलायंस को हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर रिलायंस की जो मार्केट कैपिटल है वो 17,78,170.89 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है वो 19,54,295.89 लाख करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर मार्केट कैप से ज़्यादा इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है। तो दोस्तों, मार्केट कैप से इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा क्यों है, तो इसका रीज़न दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 2,21,698 करोड़ रुपए का है। यानी दोस्तों, रिलायंस के आज की डेट में 2,21,698 करोड़ रुपए का डेट है। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलायंस के पास में जो कैश अवेलेबल है वो 5,573 करोड़ रुपए है। कोई भी कंपनी इस बिजनेस को एक्वायर करने जाएगी तो उसको साथ में डेट चुकाना पड़ेगा, और इसमें जो अभी कैश पास में है वो उस कंपनी को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उसमें आपको डेट को प्लस करना है, और कंपनी के पास जो भी रिजर्व है या बैंक बैलेंस है, कैश है, तो उसको उसमें से लेस कर देना है, तो आपको इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू को समझने का सिंपली मीनिंग ये है कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट कैप तो देखनी है, साथ में इंटरप्राइज वैल्यू भी देखनी है, क्योंकि दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंटरप्राइज वैल्यू को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पर है 2641 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों इसकी जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 359.82 करोड़ रुपए है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू में काफ़ी सारा डिफरेंस आप देख रहे हैं। लगभग यहाँ पर आपको 2300 करोड़ रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आप जैसे आप इसको डीपली समझेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इस कंपनी के पास में जो कैश बैलेंस अवेलेबल है वो 2281.17 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के पास डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी इस कंपनी पर कोई भी लोन बकाया नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों मार्केट कैप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटरप्राइज वैल्यू। कोई भी कंपनी एक्वायर करने जाती है तो वो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं देखती, वो सीधे यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू को देखती है कि हमें इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो वो हमें बताता है इंटरप्राइज वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है और ये मार्केट कैप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कंपनियों को सर्च करना है और देखना है कि जिनकी मार्केट कैप अलग है और इंटरप्राइज वैल्यू अलग है, और आपको वहाँ पर उस रीजन को भी फाइंड आउट करना है कि इसकी मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस क्यों है। जैसे जैसे आप ये डिफरेंस देखना समझ जाओगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस करने का स्तर भी बढ़ने लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीबी रेशियो की, नोट पीई रेशियो। दोस्तों यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को समझने से पहले दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। प्राइस तो यहाँ पर सिंपली हो गया शेयर का प्राइस, और बुक वैल्यू को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। बुक वैल्यू दोस्तों होता है जब कंपनी की टेंजिबल एसेट्स में से हम लाइबिलिटी को लेस कर देते हैं तो हमें बुक वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? तो टेंजिबल एसेट्स दोस्तों जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया। तो इस प्रकार की एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। एक होती है दोस्तों इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे कोई कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कोई कंपनी के पास कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है तो उसको भी इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ यहाँ पर हमें टेंजिबल एसेट्स लेनी है और उसमें से कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उनको लेस कर देना है। तो जैसे ही टेंजिबल एसेट्स में से कंपनी की लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो हमें बुक वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है? तो लाइबिलिटीज होती है कोई भी प्रकार का डेट है, टैक्सेज हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गई, और एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेज है वो यहाँ पर लाइबिलिटीज में शामिल होता है। दोस्तों बुक वैल्यू को हम अगर और आसान भाषा में समझे तो बुक वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी को अगर आज बेचा जाए तो उसका कितना रुपया मिलेगा उसके अकाउंट्स के हिसाब से, तो वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बुक वैल्यू क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पीबी रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो शेयर वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको पीबी रेशियो मिल जाएगा, और पीबी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी के पास नेट वर्थ कितनी है। दोस्तों यहाँ पर बुक वैल्यू को नेट वर्थ भी बोला जाता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोला जाता है, और उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर कल को कंपनी डूब भी जाए, को सेल भी कर दिया जाए, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को कितना रुपया उनके शेयर प्राइस के कंपैरिजन में मिलने वाला है। तो बुक वैल्यू की दोस्तों यही इंपॉर्टेंस है कि बुक वैल्यू से हमें यह आइडिया लगता है कि कंपनी के पास हमने जो भी शेयर खरीद रखा है उसके कंपैरिजन में कितनी नेट एसेट्स है। लेकिन दोस्तों सारी इंडस्ट्रीज में
बुक वैल्यू काम में नहीं आता। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके पास बुक वैल्यू बहुत ही कम होती है। बुक वैल्यू सिर्फ उन्हीं कंपनियों को एनालाइज करने के काम आता है जो हैवी असेट्स इंसेंटिव कंपनियां होती है, जिनके पास टेंजिबल असेट्स बहुत ही ज़्यादा होती है, जिनके पास बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं और अलग अलग जगह उनकी ब्रांचेज होती है और बड़े बड़े उनके पास ऑफिस होते हैं और बड़ी बड़ी उनके पास मशीनरी होती हैं। उनके लिए यहाँ पर पीबी रेशियो सबसे ज़्यादा काम में आता है। लेकिन दोस्तों कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पीवी रेशियो का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसको एनालाइज करने के लिए पीवी रेशियो उतना काम नहीं आता, क्योंकि दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनियां मेनली यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाती है या कोई वेब डेवलप करती है या कोई भी एआई डेवलप करती है, तो इसलिए उनको हैवी प्लांट या मशीन लगाने की या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन कंपनियों को एनालाइज करने के लिए पीबी रेशियो को काम में नहीं लिया जाता। पीबी रेशियो को काम में सिर्फ उन्हीं कंपनियों को एनालाइज करने के लिए लिया जाता है जिनके पास बड़ी नेटवर्थ होती है, जिनके पास फिक्स असेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में हम सेक्टर वाइज भी समझेंगे कि कौन से सेक्टर में हमें किन किन रेशियोज को देखना चाहिए और किन सेक्टर के लिए क्या क्या रेशियो या क्या क्या वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको भी हम आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे। मैं यहाँ पर जो भी आपको फंडामेंटल्स के लिए टूल बता रहा हूँ, उनको देखते ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक्साइट नहीं होना है। आपको आगे आने वाले वीडियोस को भी देखना है और कंप्लीट सीरीज देखने के बाद आप किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो उसको एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर जितने भी टूल देखे हैं उनको देख रही आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर सही इन्वेस्टमेंट के लिए सही कंपनी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर सीरीज बना रखी है। उस सीरीज से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे आते जाएंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर बुक वैल्यू को समझ गए होंगे और पीबी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है उसको भी यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू दोस्तों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनिशियली प्रमोटर्स जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड कैपिटल वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो फिक्स्ड कैपिटल 5 करोड़ रुपए हो सकती है, 10 करोड़, 20 करोड़, कितनी भी हो सकती है। वो फिक्स कैपिटल कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा डाली जाती है और कंपनी के प्रमोटर्स जितनी भी कैपिटल उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डिसाइड कर लेते हैं और उन शेयर्स की एक फिक्स वैल्यू डिसाइड की जाती है जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है और पूरी कैपिटल को उस फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो इनिशियली कोई कंपनी स्टार्ट होती है और उसमें प्रमोटर्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और प्रमोटर्स ने इस कैपिटल को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और एक शेयर की उन्होंने वैल्यू रखी है 10 रुपये। तो यहाँ पर जो उन्होंने इनिशियली जो शेयर्स की वैल्यू रखी है वो यहाँ पर फेस वैल्यू होती है, यानी उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। 1 लाख शेयर उन्होंने डिसाइड किया तो 1 लाख शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 10 लाख रुपए के हो जाएंगे, जो उस कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल के नेम से हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों फेस वैल्यू कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। इसको सिर्फ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और इसका कोई भी ज़्यादा यूज नहीं होता। फेस वैल्यू इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट होती है तो प्रमोटर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास एक शेयर के 3 वैल्यू हो गए। एक हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखा, एक यहाँ पर हमने बुक वैल्यू देखा, एक यहाँ पर हमने फेस वैल्यू देखा। मार्केट वैल्यू दोस्तों वो होता है जिसको मार्केट डिसाइड करता है। जैसे रिलायंस का भी मार्केट वैल्यू 2628 रुपये है और फेस वैल्यू कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा डिसाइड होता है। और बुक वैल्यू दोस्तों क्या होता है, तो बुक वैल्यू उस कंपनी की नेटवर्थ होती है या शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है जो हमें टेंजिबल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड का मतलब दोस्तों होता है लाभांश, यानी कंपनी जितना भी पैसा पूरे साल में प्रॉफिट के रूप में कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसको लाभांश या डिविडेंड बोला जाता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमा ले, वो डिविडेंड देती है तो भी ठीक है और डिविडेंड नहीं देती है तो भी ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है और कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे। लेकिन दोस्तों आम तौर पर ये माना जाता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी होती है। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी कंपनी होती है। इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो यहाँ पर पूरे साल भर बिजनेस करती है और उसने साल भर खूब अच्छा बिजनेस किया और अच्छा पैसा कमाया, और उस कंपनी के पास एक अच्छा सा प्लान है जिसमें उसे लगता है कि इस कैपिटल को अगर उस बिजनेस में या उस प्लान में लगा दिया जाए तो हमें 30 से 40% का प्रॉफिट और हो सकता है। यानी दोस्तों जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उससे 40% ज़्यादा पैसा हमें अगले साल मिल सकता है। तो कंपनी उस पैसे को डिविडेंड के रूप में ना देकर उस बिजनेस में या उस धंधे में इन्वेस्ट करेगी जिसमें उसे फ्यूचर में संभावना लग रही है कि उस बिजनेस से उसे 30 से 40% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के लिए डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सोच रही है कि हमें आगे किस प्रकार इस पैसे को वापस इन्वेस्ट करना है। अगर ये पैसा डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा तो यहाँ पर कंपनी की जो फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ है वो उतनी नहीं होगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि यह कंपनी डिविडेंड नहीं देकर अच्छा कर रही है या इसको डिविडेंड देना चाहिए। तो आप भी बोलोगे कि इस कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई XYZ एक कंपनी है, उसका एक सीजनल बिजनेस है, यानी दोस्तों एक सीजन में उसको अच्छा प्रॉफिट होता है और उस सीजन में उसका प्रॉफिट सडनली इंक्रीज हो जाता है और जैसे ही वो सीजन एंड होती है उसके प्रॉफिट में एक ब्रेक सा लग जाता है। तो मान लो किसी सीजन में उस कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब सीजन तो यहाँ पर एंड हो गया, अब कंपनी के पास उतना काम है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो वर्क करती है वो मेनली सीजन में ऑपरेट होता है और उस सीजन में उस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अब ये कंपनी कमाए हुए प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में दे सकती है, क्योंकि जब तक वो सीजन वापस नहीं आएगा तब तक उस कंपनी के पास फ्यूचर में कोई भी प्लान नहीं है। इसलिए वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाए और उन्हें भी ऐसा लगे कि कंपनी हमारी तरफ भी ध्यान दे रही है और कंपनी की रेपुटेशन भी थोड़ी अच्छी हो कि ये कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर आप अब कहेंगे कि यहाँ पर कंपनी के लिए डिविडेंड देना सही है, और जो पहला केस हमने डिस्कस किया था उसमें हमें लग रहा था कि यहाँ पर डिविडेंड देना सही नहीं है। तो दोस्तों कंपनियों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती है और कंपनियों के बिजनेस पर भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए और किस कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ये कंपनी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है और कंपनी के बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस सेक्टर की है और किस प्रकार का बिजनेस वो करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ डिविडेंड देकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि ये तो अच्छा डिविडेंड देती है इसलिए कंपनी अच्छी होगी। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो वो अच्छी कंपनी है। हो सकता है कि उसके पास कोई भी फ्यूचर में ग्रोथ होने का प्लान नहीं है इसलिए वो डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिविडेंड देखकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी टूल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उनको देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आगे आने वाली कंप्लीट सीरीज को देखना है, उसके बाद अपने स्तर पर कंपनी को एनालाइज करना है और डिसीजन लेना है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं यहाँ पर जो भी टूल डिस्कस कर रहा हूँ और कंपनी के जिन एस्पेक्ट्स पर मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर मोटिव सिर्फ यही है कि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ कि कंपनी को एनालाइज कैसे करना है और आपको सबसे पहले क्या देखना है। अगर वो आपको सही मिलता है तो फर्दर एनालिसिस के लिए उस कंपनी को सेलेक्ट करना है। यही दोस्तों होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने दो टूल देखे और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी वैल्यू या कोई भी रेशियो आपको सही लगता है तो उस कंपनी में फर्दर एनालिसिस किया जा सकता है या वो कंपनी फर्दर एनालिसिस करने के योग्य है। आपको इस प्रकार से सोचना है।
इसके बाद दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो भी कंपनी आप यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर हमेशा कंसोलिडेटेड टर्म में देखना है। यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंड अलोन लिखा हुआ है। तो आप जब भी एनालिसिस करने जाते हैं तो हमेशा आपको कंपनी की जो भी वैल्यूएशन देखनी है वो कंसोलिडेटेड टर्म में देखनी है, क्योंकि कंसोलिडेटेड टर्म में ही आपको उस कंपनी की सही पिक्चर क्लियर होगी। स्टैंड अलोन में आपको सही पिक्चर क्लियर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मैं यहाँ पर स्टैंड अलोन पर टैब करूंगा तो ये कंसोलिडेटेड डेटा रिप्रेस होके मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो यहाँ पर 20,12,77.4 लाख करोड़ रुपए है, और यहाँ पर कंपनी के पास जो कैश है वो 17,397 करोड़ रुपए है, और कंपनी का जो डेट है वो यहाँ पर 2,51,811 करोड़ रुपए है। ये दोस्तों कंसोलिडेटेड फॉर्म में है। जब मैं वापस इसको स्टैंड अलोन करूंगा तो यहाँ पर ये फिगर चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में इंटरप्राइज वैल्यू हमें दिखाई दे रही थी वो 20 लाख से ऊपर थी। अब यहाँ पर 19,54,59.08 लाख करोड़ रुपए है, और यहाँ पर जो कंपनी के पास कैश था वो 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। अब यहाँ पर जो कैश है वो 5,573 करोड़ रुपए है, और कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो डेट था 1 लाख रुपए से ऊपर था, लेकिन स्टैंड अलोन फॉर्म में जो डेट है वो 2,21,698 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा कंसोलिडेट फॉर्म में कंपनी के स्टेटमेंट को देखना है, स्टैंड अलोन फॉर्म में कंपनी के स्टेटमेंट या कोई भी वैल्यूएशन को नहीं देखना है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या होता है। तो स्टैंड अलोन दोस्तों कंपनी का स्पेसिफिक बिजनेस होता है जिसमें वो कंपनी स्टार्ट की गई है। उस स्पेसिफिक बिजनेस से जितनी भी इनकम होती है वो यहाँ पर स्टैंड अलोन में आती है। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस है, तो रिलायंस यहाँ पर रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर रिफाइनरी सेक्टर से रिलायंस को जो भी इनकम होती है इसके खुद के बिजनेस से वो यहाँ पर स्टैंड अलोन में आती है। और रिलायंस ने जो भी अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या जिन भी अदर कंपनियों को एक्वायर कर रखा है उनसे जो भी प्रॉफिट या इनकम होती है वो कंसोलिडेटेड में आती है। तो आपको हमेशा उस कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को देखना है, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को नहीं देखना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या होता है। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर जो भी टूल्स बताए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, चाहे वो इंटरप्राइज वैल्यू हो, चाहे वो बुक वैल्यू हो, या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो, चाहे वो फेस वैल्यू हो, चाहे वो डिविडेंड यील्ड हो, आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है और आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे आने वाले वीडियोज की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।